नमस्कार मित्रों। आज हम देखेंगे जुलाई महीने की राजस्थान की एमसीक्यू बेस्ड क्रोनोलॉजी आधारित करंट अफेयर्स। पहला सवाल है कि ये जो राजस्थान कौशल स्कीम 2025 है उससे एक नया अपडेट है कि ये आरटीडी मॉडल एक नया इम्प्लीमेंट किया। इसमें क्या है, इसमें एक सिस्टम होता है। पहले एक बीच का जो इंडस्ट्री और जो नियोजित होने वाला व्यक्ति उसके बीच में एक सिस्टम बनाया जाएगा। वो पहले इनके रिक्रूट करेंगे, फिर इसकी ट्रेनिंग करेंगे और फिर इसको इंडस्ट्री में डिप्लॉय करेंगे। तो जो इंडस्ट्री की जो स्किल वर्कर चाहिए और जो व्यक्ति रोज़गार चाह रहा है, इन दोनों के बीच में जो गैप था कनेक्शन का या फिर कि स्किल डेफिशिएंसी का, उस गैप को भरने के लिए आरटीडी मॉडल लाया गया है। यदि आप आरएस मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये टर्म आपको अच्छे से याद होना चाहिए। आपको पता है कि ये स्किल से रिलेटेड मामला है, तो वो राजस्थान का शीर्ष संगठन है आरएसएलडीसी, राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम। आरटीडी मॉडल ये है ही है। जनरल इन्फॉर्मेशन आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आपको पता है कि युवा हैं उसको ट्रेनिंग दी जाएगी, रोज़गार उन्मुख बनाया जाएगा, जो इंडस्ट्री उनके लिए उपयुक्त कौशल का व्यक्ति तैयार किया जाएगा, कौशल के अंतर कम किया जाएगा। कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, जनरल इन्फॉर्मेशन से आप एलिमिनेट कर दोगे। आपको ये भी पता है कि यदि कोई व्यक्ति 18 वर्ष का हो जाता है तो वो स्किल प्राप्त करके रोज़गार प्राप्त करने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति होता है। ये सबसे युवा अवस्था होती है सीखने की। 18 वर्ष है, 21 वर्ष नहीं करना है, 18 ही करना है। फिर उन्होंने कहा कि जो लोग कॉलेज और विद्यालय में पढ़ते हैं वो उनकी रेगुलर स्कूल छूट सकती हैं, इसलिए हम इसमें इसको शामिल नहीं करेंगे। सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि यदि कोई पॉलिसी बनाई जा रही है तो किसी दूसरी पॉलिसी पे इम्पैक्ट तो नहीं पड़ रहा है। तो इस तरीके से चीज़ों को बैलेंस करने के लिए उन्होंने कहा कि ये नहीं है। यदि परीक्षा में ये स्टेटमेंट यदि चेंज कर दे कि इसको भी अनुमति है, तो फिर आपको लग सकता है कि अच्छा ठीक है, 18 वर्ष का बच्चा आ रहा है, स्कूल और विद्यालय वाला भी तो इसी कैटेगरी में है, तो वो सही होगा। तो इस तरीके से ध्यान रखिए कि वो रेगुलर स्कूलिंग कर रहा है, वो यदि स्किल डेवलपमेंट में उसको शामिल कर लिया जाएगा तो वो अपनी रेगुलर स्कूल छोड़ देगा, उसको छोड़ना नहीं है, दोनों का बैलेंस बनाना है। फिर इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वो NSQF नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अनुसार होनी चाहिए। 120 घंटे का अनिवार्य मॉड्यूल है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब है कि रियल लाइफ में यदि किसी मशीन को ठीक करना है तो उसको मशीन ठीक करके दिखाएगा वो एक बार। और थर्ड पार्टी मूल्यांकन है। नहीं तो लोग क्या करते हैं कि कागजों में 120 लोगों को रिक्रूट किया, उसको ट्रेन किया, दिखा देते हैं। लेकिन थर्ड पार्टी इन्फेक्शन एक तरीके की चेकिंग सिस्टम है। फ्लाइंग आएगी, चेक करेगी कि हाँ वास्तव में यहाँ पे ट्रेनिंग हो रही कि नहीं हो रही है। बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है। मैं ये कह रहा हूँ कि यदि इस तरीके से आप चीज़ों को कनेक्ट करके जोड़ के पढ़ोगे तो आपको बहुत कम चीज़ें याद रखने की ज़रूरत पड़ेगी। समझ लिया। हम आगे बढ़ते हैं, अगली चीज़ क्या समझनी है। अभी ये चीज़ इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है, टोल प्लाजा पे जो लेट लतीफ़ी होती है उसको ठीक करने के लिए कहा है कि राजस्थान में पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो। सबसे पहले जो भी कॉन्सेप्ट आता है उसको समझने की कोशिश करो। अभी टोल प्लाजा पे क्या होता है, ऐसा बैरिकेड लगाया जाता है, गाड़ी रुकती है, वहाँ फास्ट टैग कटने के लिए टाइम लगता है। अब इसको सिस्टम को स्मूथ कर दिया, या कोई बैरिकेड होगा ही नहीं। फिर क्या होगा, तो एक तो कैमरा होगा जिससे आपकी फ़ोटो खींचेगी, गाड़ी के नंबर स्कैन होंगे, फास्ट टैग होगा और यहाँ से गाड़ी बिना रुके चली जाएगी। फिर आपने कहा कि यदि मेरे फास्ट टैग में पैसे नहीं है तो 72 घंटे के अंदर उसके चालान चला जाएगा। अभी सवाल ये तो आगे समझ। अब इस समझ के आधार पर मुझे सवाल तो ये करना है कि नेशनल हाईवे 48 में किस टोल प्लाजा से शुरू किया गया। अब यहाँ से सवाल हल करने की आपकी क्षमता चली जाती है अखबार पे कि कौन कौन सा घटनाक्रम कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो यदि आपको अखबार की घटनाक्रम याद है तो मैं बता रहा हूँ आपको सवाल कैसे होगा। ये लगभग 10 दिनों तक न्यूज़ में था 84 टोल प्लाजा, क्योंकि गुजरात का है जहाँ पे पहली बार ऐसा प्रयोग किया गया। ठीक है, गुजरात और दिल्ली के अंदर। गुजरात और दिल्ली के अंदर ही क्यों, क्योंकि वहाँ पे टेक्नोलॉजी सोफिस्टिकेटेड है, लोग अडाप्ट करते हैं, फास्ट टैग सबके पास होता है, तो वहीं पायलट प्रोजेक्ट किया जा सकता है। अभी राजस्थान में शाहजहाँपुरा और मनोहरपुरा है, वो द्वितीय चरण के लिए चुने गए हैं, पहले चरण के लिए दौलताबाद चुना गया है। तो इस तरीके से यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ते तो अच्छा ठीक है, पहले ये चुना जा रहा है क्योंकि वहाँ पे सुविधा बेटर है, फिर ये चुना जाएगा, तो फिर आप एलिमिनेट करके आसानी से पहुँच जाओगे। तो इस तरीके की यदि आपके पास समझ है तो फिर आपका सवाल करना या समझना बहुत आसान हो जाए। अब इसमें आपको कुछ भी याद नहीं करना है, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आप नेशनल हाईवे 48 न्यूज़ में तो आपको समझना चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक है। दिल्ली, जयपुर, कोटा से होता हुआ ये गुजरात, फिर महाराष्ट्र से, फिर कर्नाटका से होते हुए ये बेंगलुरु तक जाता है। अब इसमें आपको कुछ भी समझने वाली बात नहीं है। नेशनल हाईवे आपने कहा कि दिल्ली जयपुर से जाती है, तो ये जो दौलताबाद है वो दिल्ली जयपुर खंड में ही है, क्योंकि राजस्थान में तो वही सेंटर है इन दोनों के बीच में।
पहला ऐसा किया जाएगा। ठीक है भाई। इसकी क्या व्यवस्था है, तो मैंने कहा कि ये कैमरा होगा, इसे स्कैन कर लेंगे, आँख के नंबर फास्ट तो होगा ही होगा। मल्टी लेन से क्या होगा, उत्सर्जन बचेगा, टाइम बचेगा, वो सब अच्छी अच्छी बातें हैं। यदि फास्टिंग नहीं होगा तो 72 घंटे के अंतर्गत चालान, कुछ भी अभी तो कुछ भी याद करने का नहीं है। फिर अगले चरण में शाहजहाँपुरा और मनोहरपुरा टोल को बदला जाएगा। ये भी एक जनरल आइडिया है, क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट की वजह से अकर हुआ है। पहला 84 टोल प्लाजा गुजरात में है, और उसके बाद दिल्ली की एक टोल प्लाजा मुंडका बक्करवाला टोल प्लाजा पर भी ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जा चुका है। तो यदि ऑप्शन में ये आते हैं तो आप एलिमिनेट कर देना। कुछ भी अभी मैंने आपको कुछ भी याद करने के लिए नहीं कहा, सिर्फ कहानी सुनने के लिए कहा है। 23 जून 2026 को सुरेंद्र सिंह भंडारी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद सम्मान। जो भी चीज़ मैं फास्ट बोलता हूँ वो समझ लेना कि परीक्षा के लिए कम इम्पोर्टेंट है, लेकिन चूंकि जनरल आइडिया होना चाहिए इसलिए पढ़ाना ज़रूरी है। ये दोनों पुरस्कार अलवर में आयोजित किए गए, क्योंकि ये संस्था उदयपुर की है, हर बार उदयपुर में होती है। तो फिर इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे करती थी कि खुद के ऑर्गेनाइजेशन का प्रचार प्रसार और लोगों को जोड़ने के लिए उन्होंने कहा कि हम लोग अलग अलग सिटीज़ में आयोजन करेंगे। तो ये सम्मान इन्होंने इस बार अलवर में सेलेक्ट किया है। जयपुर में क्यों नहीं हुआ, तो जयपुर में बड़े बड़े आयोजन होते हैं। ये इन्होंने शुरुआत एक नई एक्सपेरिमेंटल अलवर जैसे क्षेत्र से की है। जनरल इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, इसमें सारे तथ्य आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये रखना है कि इसका आयोजन सुरेंद्र सिंह भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट उदयपुर द्वारा करवाता है। हर बार उदयपुर में करवाता है, इस बार अलवर में कराया है। इसमें पंजाब के राज्यपाल गुलाब सिंह जी कटोरिया साहब जो अपने थे, राजस्थान के राजस्थान विधानसभा के वासुदेव देवनानी से उपस्थित हुए, उनमें 19 वरिष्ठ जनों को सम्मानित किया। ये लिस्ट आपको याद नहीं रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आएगा नहीं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में एक बार यूपीएससी ने सवाल पूछा था एनसीईआरटी से, तो 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की। तो ये लाइन आप याद रख लेना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि वर्ष 2022 में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो भारत ने यूएन में कोशिश करके 2014 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो समारोह आयोजित करवाने का प्रस्ताव रखा था, उसके तहत राज्य स्तरीय समारोह कहाँ पे हुआ था। तो अभी इसमें लॉजिक है कि कहाँ पे हुआ है, आप एलिमिनेट करो। कि जो भी कोई आयोजन होता है, मान लो कि मैं मुख्य सचिव हूँ और मैं एक आईएएस की कमेटी के सामने बैठाता हूँ, कि उसको पूछता हूँ कि भाई आप मुझे ये बताओ कि मुझे योग का राज्य स्तरीय समारोह रखना है तो कहाँ रखूँ। तो उसमें एक पीछे स्ट्रेटेजी होती है। स्ट्रेटेजी ये होती है कि भाई योग दिवस है तो सबसे पहले तो बहुत सारे फेमस जो पर्सनालिटी है वो वहाँ आएंगे, तो उस स्थान का एडवर्टाइज होना चाहिए। उसका राजस्थान में को क्या फ़ायदा, राजस्थान का वो सेंटर ऐसा होना चाहिए जो योग से पहले से ही प्रसिद्ध है, हिस्टोरिकली बहुत लंबा इतिहास रहा हो, वर्तमान में तेज़ी से ग्रो कर रहा हो, और हमें उसे पर्यटन के मामले में रेवेन्यू जनरेट करना है। यानी कि उस केंद्र को योग और पर्यटन से जोड़ना है ताकि राजस्थान को रेवेन्यू हो। मैंने कहा कि पूरे राजस्थान में माउंट आबू का ब्रह्मापुरी सेंटर एकमात्र ऐसा है जहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पर लोग शांति स्थापना मानसिक शांति के लिए आते हैं। तो यदि आपको ये हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग है तो आपको बाकी चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे ब्रह्मपुरी में ऐसा है, ये ब्रह्मपुरी बहुत पुराना है। आप 1857 की क्रांति में आरपी व्यास की किताब नंबर 2 पढ़ोगे, आरपी व्यास भाग 2, तो उसमें भी ये इसका जिक्र है। तो ये इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। बाकी इसमें आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। माउंट आबू आपको पता है सिरोही में है, वहाँ पे नक्की झील है, 21 जून को मनाया जाता है। 12वां है थीम, मैंने इससे पहले आपकी वीडियो में बताई दी, वृद्धावस्था के लिए योग है, स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए। ये रिकॉर्ड आने की संभावना बहुत कम है, इतने माइन्यूट आंकड़े वो पहुँचते नहीं है। ये लाइन आप याद रखना। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 दिसंबर 2014 को 21 जून जिस दिन कर्क रेखा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में डायरेक्ट सनलाइट डालती हैं, उसी दिन को इन्होंने चुनाव किया है। अभी ये भी सवाल भी आप याद करने की ज़रूरत नहीं, न्यूज़पेपर से डायरेक्ट आइडिया लगा सकते हो। कह रहा है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष कौन है। आप कह रहे हैं कि वासुदेव नावनी हो नहीं सकता क्योंकि वो तो विधानसभा अध्यक्ष है। आपने कहा कि डीपी जलोरी का नाम मैंने अखबारों में पढ़ा था रीट घोटाले के मामले में अशोक गहलोत के काल में, वो भी नहीं हो सकता है। बीएल चौधरी पहले थे, बहुत पहले न्यूज़ में थे। हनुमान सिंह राठौड़ एकमात्र हैं, ये न्यूज़ में भी रहे, इनके बारे में विवरण भी आया। थोड़ा सा इनके बारे में देख लेना था कि अध्यक्ष है जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अधिनियम 1957 में स्थापित किया गया था जयपुर के अंदर। उनकी 57 की धारा 16(a) के तहत कहा गया कि एक अध्यक्ष होगा जिसका कार्यकाल 3 साल का होगा। आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में 3 साल का कार्यकाल राज्य मानवाधिकार आयोग का होता है, तो उसी का इतना है। अजमेर के पिसांगन के निवासी हैं और फिर 1961 में इसे अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, 16(a) है, और हनुमान सिंह राठौड़ है। जनरल इन्फॉर्मेशन आपको अभी तक मैंने बहुत ज़्यादा रटने वाली कोई भी चीज़ नहीं बताई है। ये कर्षक उपहार योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय प्रथम पुरस्कार किसको मिला है। थोड़ी सी कम इन्फॉर्मेशन काम की है। ये कर्षक उपहार योजना क्या होता है कि ये जो ई नेम बनाया है भारत सरकार ने, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक मार्केट,
इसमें क्या होता है, अमेज़न की बात है, आप अपने जो गेहूँ या चावल है उसको लिस्ट कीजिए क्वांटिटी और क्वालिटी के साथ, फ़ोटो भेजिए उसमें। यदि मैं बायर हूँ तो मैं उसको देखूंगा, मार्केट प्लेस पे ऑर्डर करूँगा और वो एक सेंट्रलाइज सिस्टम से ट्रांसफ़र होगी। तो इसमें बेहतरीन काम करने वालों को लॉटरी सिस्टम से सम्मानित किया है। बेहतरीन काम करने वालों के 100 आदमी की चिट डाल दी जाती है, वहाँ से चिट उठाई जाती है, एक व्यक्ति का नाम निकल गया। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, जिसका नाम आ गया वो बलियारी है। इसमें नाम आया है ये श्री विजयनगर की महिला कृषक विद्या देवी, लेकिन इसका नाम मैं आपको कनेक्ट करके याद करवा दूंगा तीनों, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मैंने सारी व्यवस्था आपको बताई दी। पहला नाम है विद्या देवी, और विद्या का ही पर्यायवाची शब्द है हंसवाहिनी। तो हंसा विद्या, और इन दोनों का मिलने से जो नौकरी लगा उसको मिलेगा सुख। तो इस तरीके से विद्या सुख का हंस, और आप कनेक्ट करके कोई भी नाम टिक कर देना। ये इनाम प्लेटफॉर्म तारीख याद रखनी है 2016 में, तारीख ये याद रखने की जरूरत नहीं है 2016। एक बार पिछली बार आया था सवाल सीईटी के अंदर की मेक इन इंडिया कार्यक्रम कौन से वर्ष में लॉन्च किया गया, तो नेम 2016 में लॉन्च किया गया था। अगली इंफॉर्मेशन थोड़ी अच्छी, महत्वपूर्ण और उपयोगी है। औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति। राजस्थान सरकार चाह रही है कि ये जगह जगह बिखरे उद्योग होते हैं, उसमें सारी चीज़ें मिलती नहीं हैं। तो एक काम करो, एक पार्क बना दो, उसमें सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन रहेगी। राजस्थान सरकार है वो टैक्स में, शुल्क वगैरह में और भी बहुत सारी चीज़ों में छूट देगी। वहाँ लिमिटेड एरिया तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना सकती हैं। तो यहाँ पार्क बनाए जा रहे हैं। आजकल ट्रेंड ही ऐसा चल रहा है कि जिसे पहले स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहा जाता था, उसका मिनी रूप है ये पार्क, जिसमें किसी विशिष्ट स्पेसिफिक उत्पाद का उत्पादन किया जाएगा। अब इन्होंने इसमें सवाल पूछा है कि निजी औद्योगिक पार्क जो स्थापित किए जाएंगे उनके लिए न्यूनतम आवश्यकता कितनी है। न्यूनतम आवश्यकता का मतलब है कि राजस्थान सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। तो राजस्थान सरकार चाहती है कि कोई ऐसा मिनिमम एरिया होना चाहिए जहाँ पे कम से कम 10 इंडस्ट्री तो लगे। राजस्थान सरकार ने खर्चा किया बहुत ज़्यादा, और एक इंडस्ट्री आई वो भी कुछ दिनों बाद में चली गई, तो उससे कॉस्ट ऑफ बेनिफिट नहीं होता राजस्थान सरकार को। तो इन्होंने कहा कि 50 करोड़ और 10 इंडस्ट्री का मॉडल इन्होंने लगाया। क्या क्या चीज़ें हैं कि ये चूँकि नई नीति है इसलिए इसकी तारीख आपको याद रखनी चाहिए। जो नया फाइनेंशियल ईयर आने वाला था उसके आसपास 18 मार्च 2026 को अनावरण किया गया। फिर ये तारीख उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या औद्योगिक पार्क का विकास के लिए भूमि, ऊर्जा, सतत उपयोग, लॉजिस्टिक सुविधा संबंधित 4 मॉडल औद्योगिक पार्क के हैं। पहला मॉडल है जिसमें कि पूरी की पूरी भूमि रिको की होगी, निजी डेवलपर को अपनी इंडस्ट्री लगानी है और अपना काम ऑपरेशनल करना है। दूसरा सिस्टम ऐसा होता है कि रिको की भूमि केवल 20% है, 80% भूमि है वो डेवलपर को खुद मैनेज करनी पड़ेगी। उसमें फिर जो वो 80% भूमि करेगा तो उसको राजस्थान सरकार की सुविधाओं का लाभ ज़्यादा मिलेगा। तीसरा ऐसा सिस्टम है कि पूरी भूमि ही डेवलपर की हो, वो उसके आसपास कोई बेटर भूमि लगता है तो वो उसको कर सकता है। डेवलपर का मतलब यदि 10 इंडस्ट्री है तो वो मिलकर 10 जनों की भूमि को बाय करने में आसान होती है, बड़े प्लेयर होते हैं ये। तीसरा है कि पीपीपी मोड में दोनों मिलकर करेंगे। फिर इन्होंने निजी पार्क स्थापित करने के लिए कहा कि हमें खर्चा होता है, इसलिए 50 एकड़ भूमि और 10 कम से कम इंडस्ट्री लगनी चाहिए ताकि हमें परवड़े हो। मॉडल ए के तहत जिसमें पूरी रिको की भूमि है उसमें 374 हेक्टेयर भूमि, ये इकोनॉमिक सर्वे में एस एग्जिक्टिव लिखा है तो 374 हेक्टेयर आपको याद रखना चाहिए। और मेरे को जो डी मॉडल है पीपी मोड के तहत इसमें 271 70 वाला लाइन सेम है, इसका 2 का 3 किया है, इसका 4 का 1 बाकी बीच में सेम है। तो उस तरीके से आप कुछ मैनेज करके एसोसिएट करके याद रख लेना। जो चिन्हित क्षेत्र है उसका लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। जो भी औद्योगिक पार्क है उसमें राजस्थान सरकार की मिक्स रणनीति रहती है। एक तो जहाँ पहले से इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसका राजस्थान सरकार चाह रही है कि पार्क के माध्यम से और प्रोलिफरेशन ऑगमेंटेशन हो। तो ऐसे क्षेत्र तो आपको पता है कि चित्तौड़ में इंडस्ट्री है, भीलवाड़ा में कपड़ा उद्योग अच्छा खासा विकसित है, और अजमेर में मिक्स्ड इंडस्ट्री है। फिर राजस्थान चाह रही है कि जो हाल ही में इंडस्ट्री का जो ट्रेंड है वो कैसा है, तो जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर या एक्सप्रेस वे है उसके साथ इंडस्ट्री ज़्यादा विकसित हो रही है। तो उसके आधार पर इन्होंने दौसा का चुनाव किया है। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, फिर ये बालोतरा भी पंचभद्रा की वजह से है। फिर इन्होंने कहा कि भाई हम लोग ऐसा करेंगे, जो सबसे बड़ी समस्या राजस्थान की ये है कि इंडस्ट्री डिस्पैरिटी है। जहाँ उद्योग जयपुर जैसे इलाके में बहुत ज़्यादा है, अलवर जैसे इलाके में ज़्यादा है, और दूसरी तरफ बूंदी, नागौर ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे इंडस्ट्री बहुत कम है। तो इसको बैलेंस करने के लिए इन्होंने कुछ धौलपुर, बूंदी और नया जिला डीडावाना कुचामन को चुना है। तो इस तरीके से लॉजिक और असेस करके आप याद करोगे तो परीक्षा में लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा, टिक करना आसान होगा, बोलोगे नहीं। विश्व पर्यावरण दिवस आपको पता है 5 जून को मनाया जाता है। उसमें राज्य स्तर का समारोह हुआ, उसमें राजस्थान सरकार ने मिशन हरियालो के तहत कहा कि हम लोग पौधे लगाएंगे। तो इन्होंने कहा कि 5 वर्ष में कितने पौधे लगाएंगे, तो 1 साल में 10 करोड़ पौधे, 5 साल के 50 करोड़ पौधे लगाएंगे, ये टारगेट इन्होंने रखा है। एक बार जनरल रीडिंग कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। देखो,
ये तो इस मामले में से इतनी इन्फॉर्मेशन थी कि राज्य का पर्यावरण से संबंधित राज्य स्तरीय समारोह 5 जून को ही होना था। याद नहीं रखना है, जयपुर में ही होना था, क्योंकि जो भी शासन से संबंधित अधिवेशन मैक्सिमम जयपुर में ही होते हैं और वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में व्यवस्था है ऐसी सम्मेलन की बैठने की व्यवस्था करने की, तो वो वहीं होता है। दूसरे साथ इसके साथ कुछ और चीज़ें हैं उसको थोड़ा थोड़ा आप समझ लो, एक एक लाइन में आ सकता है। अलवर और भिवाड़ी के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम, यदि बाढ़ आती है तो पहले से ही मौसम के अनुसार अर्ली वार्निंग दे सके। 7 पौधशालाएँ, 8 प्रे बेस एग्यूमेंटन एनक्लोजर, ये चीज़ आप समझ लो क्या चीज़ है। प्रे बेस्ड आयुगमेंटेशन का मतलब होता है कि यदि मान लो कि किसी जंगल में शाकाहारी है और मांसाहारी है, तो ये रहे मांसाहारी और ये है शाकाहारी, तो इस मांसाहारी को सस्टेन करने के लिए अच्छी मात्रा में शाकाहारी होना चाहिए ताकि वो उसको खा सके और जो फूड वेब है उसको सस्टेन कर सके। चूँकि इसकी कमी हो रही है इसलिए ये भी पलायन कर रही है, या मर रही है, या रोग हो रहे हैं। तो राजस्थान सरकार चाह रही है कि इन दोनों का बैलेंस बना रहे, तो शाकाहारियों का विकास, हिरण और चींतल वगैरह हैं जो पर्याप्त मात्रा में रहें, इसके लिए ये स्कीम चलाई गई है। आप समझ गए पारिस्थितिक संतुलन से संबंधित बात। फिर मुख्यमंत्री ने कहा था प्रकृति से प्रेरित ये प्रदर्शन ही है, छोटी इन्फॉर्मेशन है, आने की संभावना कम है। एक पेड़ माँ के नाम आपको पता ही है, 5 वर्षों में 50 करोड़ वर्ष लगाए जाएंगे, कोई नई बात नहीं है। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान पहले भी कई वीडियो में आपको बताया है, जिसके तहत 4 करोड़ नागरिकों ने भाग लिया और ये वाली चीज़ें चल रही है ताकि ऑक्सीजन अच्छा सा मिले। समझ हो गई, बहुत ज़्यादा याद करने की अभी भी ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल है कि 11 जून 2026 को हमारे केंद्रीय मंत्री हैं अश्विनी कुमार वैष्णव, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेक्शन वही संभालते हैं। उन्होंने जयपुर की जो MNIT है वहाँ पे किस प्लेटफॉर्म के लिए छात्रों को शुरू किया। अभी भारत सरकार सबसे बड़ा ध्यान जो दे रही है वो दे रही है सेमीकंडक्टर पर। सेमीकंडक्टर एक का ऐसा सेक्टर है जो कि पूरे भारत में जो आने वाली टेक्नोलॉजी है उसका बेसिक है, और चाइना इस दिशा में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो भारत सरकार चाह रही है कि इस मामले में भारत चाइना पे भविष्य में डिपेंडेंट नहीं रहे, इसलिए अभी से काम करने चालू कर दे। तो ये जो सेमीवर्स प्लेटफॉर्म है ये इसी के लिए चालू किया गया है राजस्थान की MNIT में, क्योंकि वो सक्षम सेंटर है, वहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पहले से ही अच्छा खासा रिसर्च चल रहा है, तो उसको उस चीज़ से कनेक्ट करना आसान हो जाता है। इस तरीके से आप सोचिए। तो जयपुर में एडवांस क्वांटम कंप्यूटिंग सोचिए कि आप 0 और 1 यदि नॉर्मल में बिट निर्देशांक दिए जाते हैं तो इसमें ये 0 और 1 साथ चलते हैं, जिसकी वजह से क्वांटम कंप्यूटिंग की गति बहुत फास्ट हो जाती है। इन फ्यूचर क्वांटम कंप्यूटर की रियलिटी आने के साथ ही कंप्यूटिंग दुनिया पूरी तरीके से क्रांति की तरह बहेगी। क्वांटम कम्युनिकेशन लैब उसी तरीके की है, AI लैब भी उसी तरीके की है। ये क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन आप याद रखना, UPSC में सवाल आ चुका है। ये क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन इन 0 और 1 के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, जो कि इसके कम्युनिकेशन का काम करती है। जैसे कि जो क्रिप्टो करेंसी होती है उसमें ब्लॉकचेन कम्युनिकेशन का काम करती हैं, उसी प्रकार से क्वांटम कंप्यूटर में क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन है वो कम्युनिकेशन का काम करती है। क्वांटम सिमुलेशन नकल करने से संबंधित कम्युनिकेशन की एक सब पार्ट है। क्वांटम सेंसिंग, ये सारी चीज़ें क्वांटम से रिलेटेड है, जिसको कि इंडिया AI मिशन से जोड़ा जा रहा है। इंडिया AI मिशन से संबंधित है कि आने वाले फ्यूचर में डिजिटल इकोनॉमी का सबसे बड़ा सेक्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होने वाले रिसर्च और विकास से संबंधित है। भारत सरकार चाहती है कि हम इसमें पीछे नहीं रहें, तो इससे संबंधित जो भी टेक्नोलॉजी है उसका भारत में ही हम विकास करें। डिजिटल ट्विन का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि आपने कार बनाई और उस कार को आप टेस्ट करना चाह रहे हो, तो एक तो आपको कार बनाओ, फिर उसको टेस्ट करो, तो फिर इसमें कोई गड़बड़ी है तो फिर इस कार को कैंसिल करो, वापस बनाओ। डिजिटल ट्विन में ऐसा होता है कि इस कार के जितने भी फंक्शन है वो आपको डिजिटली यहाँ रख दिए और उसका डिजिटली टेस्टिंग का सिस्टम होता है, तो आप स्क्रीन पर ही उसको टेस्ट कर सकते हैं 3D इमेज के ज़रिए। तो उससे कॉस्ट बचेगी। एक दूसरी बात है कि नई नई चीज़ें डिजिटली आप टेस्ट कर सकते हो कि उसकी कॉस्टिंग बहुत कम है, ये वाली बातें हैं। तो सब चीज़ें यदि बेसिक रहेगी आपको तो ये सब MNIT में हो रही हैं। और यदि आपसे सवाल पूछा जाए तो 2 ही सेंटर राजस्थान में टेक्नोलॉजी के बहुत बड़े हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं। एक तो है कि IIT जोधपुर और MNIT जयपुर, और बाकी यदि कोई बहुत बड़ी प्राइवेट जैसे 20 पिलानी का नाम दे दिया तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, MNIT ही करना है। जयपुर के रामगढ़ में 20 किलोमीटर FM रेडियो ट्रांसमीटर चालू किया। उसके बाद राजस्थान में जनसंख्या इसकी FM की संख्या 39 हो गई है। बहुत सिंपल है, चूँकि बॉर्डर एरिया में विकास किया जा रहा है इसलिए थोड़ा ध्यान रखना, वहाँ कम्युनिकेशन वगैरह का ठीक काम कर रहा है।
अभी योग दिवस में भारत सरकार अच्छी है, भारत अच्छा है, तो उसमें जो प्रतियोगिता अहमदाबाद में हुई है उसका पदक कौन जीतेगा? भारत ही जीतेगा भाई, बहुत सिंपल है। लेकिन इसके जो बेसिक्स वगैरह और भी जो सवाल आ सकते हैं उसका देखना। अहमदाबाद में प्रतियोगिता हुई है, गुजरात में ही वो सेंटर, आजकल सारे गेम गुजरात में हो रहे हैं। 79 ने भाग लिया, यदि उसको एग्जामिनर बहुत तंग आया हुआ, उसको गलती करवाना है तो वो संख्या दे सकता है। खिलाड़ी 522 हैं, चूँकि ये करंट की इन्फॉर्मेशन है इसलिए इसका पता नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से सवाल आने की संभावना कम है। शुभंकर याद रखना, वीर दे लोइन। भारत ने 102 स्वर्ण पदक जीते हैं, 9 रजत, 3 कांस्य, कुल 114 पदक जीते हैं। दूसरे स्थान पर जापान रहा है। आपको पता है कि भारत के बाद वेलनेस के मामले में सबसे अच्छा रिकॉर्ड जापान का है, और तीसरा अर्जेंटीना है। राजस्थान के जीतने वाले स्वर्ण पदक विजेताओं के नाम आपको याद रखना चाहिए। एक तो देवांशी शर्मा है, ये पुलिस कांस्टेबल है, पहले पहलवान रह चुकी हैं। गायत्री देवी, ये देव, भगवान है, भगवान के नाम पे देव, गायत्री एक दौर में। अर्जुन रामायण का, ऋतिक रोशन तो अच्छा वो फिल्मों वाला आ गया। अय्यांशी 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, और अर्जुन तो फिर अर्जुन आ गया। अर्जुन परियार, अर्जुन परमार, इन दोनों ने 2-2 स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री द्वारा हरियाणा राजस्थान एक पेड़ मां के अभियान, ऊपर हम पढ़ रहे हैं कि इसमें बरगद लगाकर कहाँ से शुरुआत की? तो जालाना स्थित। अभी जो ये प्रोग्राम है इसको जालाना बहुत बड़ी उद्यानिकी सेंटर है, वहाँ पर पेड़ों पे रिसर्च भी होता है। और दूसरी बात है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री का वहाँ जाना आसान है, क्योंकि जयपुर के वो सचिवालय के पास में ही है, तो इसलिए वहाँ से किया गया। इसके बारे में आपको मैंने पहले सब बता ही दिया। 5 जून को पर्यावरण दिवस से संबंधित था। बरगद का पेड़ लगाया है, खेजड़ी का पेड़ नहीं लगाया है। 10 करोड़ पौधे साल के लगाने हैं, और इसी दिवस पे क्लीन जयपुर, ग्रीन जयपुर का अभियान, स्वच्छता अभियान चालू किया गया। सिंपल इन्फॉर्मेशन है। दूसरा है कि राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान, ये थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर है, का जिला स्तरीय शुभारंभ 3 जून 2026 को कहाँ से किया गया? अब कहाँ से कर सकते हैं? खेती बचाओ अभियान की ज़रूरत कहाँ है? क्या जयपुर के सांगानेर को है? क्या जयपुर के मथानिया, या सीकर के लक्ष्मणगढ़ को है? अभी खेत होता है भाई गांव में, शहर में कहाँ होगा? सांगानेर तो पूरा शहरी क्षेत्र है, वो कहाँ से होगा? मथानिया में कुछ गांव शामिल हैं, लेकिन वो एक टेस्टिंग के लिए ज़रूरी नहीं है भाई। खेत बचाओ अभियान सब संबंधित है जैव विविधता, जैव संरक्षण से। यदि जैव संरक्षण से कोई काम करना है तो वो उसमें मथानिया काम, वो तो रेगिस्तानी इलाका है, वहाँ टेस्टिंग की क्या ज़रूरत है खेत बचाने की? और तो सीकर का लक्ष्मणगढ़ में भी तो मिट्टी की उतनी समस्या नहीं है, मिट्टी की उतनी समस्या अलवर में है, इसलिए है। एक तो वहाँ पर आपको पता है कि एसआई में सवाल है, कांकनवाड़ी क्षेत्र है उसको जैव विविधता घोषित कर दिया गया, तो उस हिसाब से वो एक मॉडल सेक्टर बन चुका है। तो उस हिसाब से उसी मॉडल को यहाँ एक्सपेरिमेंट करने के लिए वहाँ चीज़ें टेस्टिंग के लिए पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाता है। दूसरी चीज़ है कि ये जो एनसीआर के आसपास पॉल्यूशन होता है उसकी वजह से मिट्टी बहुत ख़राब हो रही है, इंडस्ट्री का दबाव है जिसकी वजह से वो जो सघन खेती हो रही है, तो उस चीज़ से उसको बैलेंस करने के लिए कोई भी समस्या होती है उसको सरकार कैटर करना चाहती है, उसका लॉजिक होता है, उसकी वजह से ये जवाब होता है। इसका नारा है स्वस्थ मिट्टी, सशक्त किसान और समृद्ध भारत। यदि मिट्टी स्वस्थ होगी तो किसान सशक्त होगा, किसान सशक्त होगा तो भारत समृद्ध होगा। इसमें कुछ याद करने वाली चीज़ नहीं है। अगला सवाल है कि उत्कृष्ट सेवाओं के लिए डीजीपी डिस से सम्मानित, डीसीपी ये पुरस्कार का नाम है, डीजीपी डिस सम्मानित 123 पुलिस अधिकारियों को में कितने आईपीएस अधिकारी थे? बहुत, यदि यदि एसआई की परीक्षा में तो ये पुलिस से रिलेटेड है तो काम में आ सकता है। बाकी 123 पदक आप याद रखना। व्यक्तियों के नाम इतने हैं कि 123 व्यक्तियों के नाम याद रखना बहुत चैलेंजिंग है। अभी किस में दिया गया? तो पुलिस में कौन कौन सा काम है? अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था, प्रशासन, खुफिया, साइबर अपराध, यात्रा, सभी काम होते हैं। सबसे चैलेंजिंग है ये वाला, एक बार मैं आपको पढ़ देता हूँ, यदि आपकी किस्मत रही तो आपके दिमाग में रहेगा। बाकी 123 व्यक्तियों के नाम याद रखना रियल लाइफ में बहुत चैलेंजिंग होता है, उसकी कॉस्ट बेनिफिट बहुत बुरा होता है। एडीजे HR सुहास, IG राजेंद्र सिंह, इसको 2 बार मिल चुका है, तो ये राजेंद्र का नाम आप याद रखना। राजेंद्र प्रसाद हमारे जो पहले राष्ट्रपति साहब हैं उनके नाम पे। तृतीय बहाल राहुल प्रकाश, ये शाहरुख खान का नाम बहुत सी फिल्मों में राहुल रहा है, तो उस हिसाब से आप याद रखना राहुल प्रकाश। पारिस देशमुख DIG जय यादव, ये जय यादव भी जय और वीरू वाली जोड़ी, जो मारवाड़ी गाना हरियाणवी गाना चलता है, उस हिसाब से इस जय यादव को भी आप रखना। मनोज कुमार, शांतनु कुमार सिंह सम्मानित हुए। SP DSP स्तर के सुमित मेहरा, संजीव नैन, विकास सागवान, यस विकास का नाम भी याद रखना, मोदी जी का विकास। और अमित कुमार भी द्वितीय हैं, अमित कुमार का भी आप में याद रखना नाम। अमित कुमार, ये एक गंगाजल नाम की मूवी आई थी, उसमें अजय देवगन अमित कुमार नाम का IPS बना था, तो IPS से IPS कनेक्ट हो जाएगा। रतन सिंह, तेजस्वनी गौतम, ये
गौतम, ये जो फिल्मी स्टार है गौतमी, उसको अभी फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था, तो उस हिसाब से आप याद कर लेना। इस तरीके से कुछ भी नानुवत 2 बार, तो इस तरीके से कुछ कनेक्ट करके 2 2 बार है जो उनको याद कर लेना आप, एक बार नाम आने की संभावना इनकी ज़्यादा रहती है। अभी स्पोर्ट से रिलेटेड ये है कि 75वीं सीनियर राज्य तेरा की चैंपियनशिप, पुरुष ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो पुरुषों का जीतने वाला व्यक्ति का नाम है मोहम्मद अनस। ये चूँकि राजस्थान में पूरे राज्य के लेवल की टूर्नामेंट हुई है, इसलिए कोई एक चैंपियनशिप है, तो उसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना चाहिए। 31 मई से 3 जून 2026 को सवाई मानसिंह के तरणताल में 75वीं सीनियर राज्य तेरा की चैंपियनशिप हुई। पहली चीज़ तो ये जूनियर नहीं है, सीनियर है। सीनियर हाईएस्ट लेवल की टूर्नामेंट होती हैं किसी भी खेल में। तो आपको एक चीज़ तो पता होगी कि तैराकी का सबसे बड़ा टूर्नामेंट हुआ है, और उसके लिए सबसे शानदार सुविधाएं सवाई मानसिंह स्टेडियम के अलावा भारत राजस्थान में कहीं नहीं है, तो वहाँ हुआ। तो ये याद नहीं रखना है। 31 मई से 3 जून तक हुई है, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। और 75वीं है, ये तो संख्या चलती है, तो इसमें कोई लॉजिक नहीं है। अब की बार 75 है, अगले साल 76 होगा। जो विजेता हैं उसमें यदि आपने एक बार एक किसी खेल से रिलेटेड फेमस व्यक्तियों का नाम आपने ध्यान रख लिया, तो फिर घूम फिर के वही आते हैं। तो जो पुरुष है उसमें भीलवाड़ा के मोहम्मद अनस हैं, इन्होंने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है 23 अंक प्राप्त करके। और जो महिला है उसमें 3 ओवरऑल विजेता है, तीनों का नाम याद रखना। मेरे हिसाब से इन्होंने सवाल भले ही पुरुषों का दिया हो, लेकिन महिलाओं को आने की संभावना ज़्यादा है। एक तो ये दक्षिणा जोशी, आप टोंक की याद रख लेना, ये नीचे भी सवाल में आएगी। इनकी एक और भी उपलब्धि है, योगा सिंह भीलवाड़ा की है, ये अनस भी भीलवाड़ा का है। तो भीलवाड़ा मेरे को लगता है कि ये तैराकी में अच्छी खासी है। रितिका खाट धौलपुर की है, ईस्टर्न राजस्थान से, तो धौलपुर की आ गई, टोंक की आ गई, भीलवाड़ा आएगी, यानी कि साउथ ईस्ट राजस्थान से तीनों प्लेयर हैं। इन्होंने चारों ओवरऑल में 4 गोल्ड मेडल जीते, एक एक रजत पदक जीता है। ठीक है, अनस ने फ्री स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, और इसमें ये स्ट्रोक तो आपको मुश्किल ये याद रहेंगे। अगले सवाल पढ़ते हैं, थोड़ा कम इम्पोर्टेंट सवाल है तो थोड़ा जल्दी उड़ाता हूँ मैं। प्रथम राज्य सीनियर महिला फुटबॉल लीग का खिताब किसने जीता है? तो इस जिंक अकेडमी ने जीता है, बस इतना ही याद आ रहा रखना आप। और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि हाँ, ये सवाल थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट में राजस्थान के खिलाड़ी मानव सुतार ने पदार्पण किया था, उन्होंने 7 विकेट लिए थे। तो वह राजस्थान का कौन सा खिलाड़ी है? तो 5वां खिलाड़ी है भाई। मानव सुतार गंगानगर का है, बाएं हाथ का स्पिनर है, ये फोटो में आप देख सकते हैं। 7 विकेट लिए उन्होंने, प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था। 22 ओवर में सिर्फ 33 रन दिए, लगभग 1.5 रन पर ओवर। 6 विकेट पहली पारी में लिए, 1 विकेट दूसरी पारी में लिए। बेस्ट प्रदर्शन रहा, इसलिए याद रखना आप। ये किसी भारतीय गेंदबाज का डेब्यू में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले नरेंद्र हिरवानी 8 विकेट लेकर शीर्ष स्थान पर है। न्यू चंडीगढ़ के महाराणा यादवेंद्र सिंह स्टेडियम में भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले मैच में भारत ने 1 पारी और 300 रन से अफगानिस्तान को हरा दिया। मानव सुतार 5वें प्लेयर है जिसको कैप दी कुलदीप यादव ने। उससे पहले भी ये प्लेयर जा चुके हैं इंडिया में, 5 प्लेयर की लिस्ट एक बार देख बोला। जून 2026 में राजस्थान से राज्यसभा के 3 सीटें, ये सवाल मैं आपको पहले कर चुका हूँ कि कौन शामिल नहीं है। सतीश पूनिया बीजेपी से हैं, डॉक्टर अलका गुजर बीजेपी से हैं, नरेश डांगी पहले से राज्यसभा के मेंबर थे, कांग्रेस ने उसको फिर भेजा है। राजेंद्र गहलोत नहीं है। 3 सीटों के लिए चुनाव हुए, तीनों को ही निर्विरोध चुना गया। एक चीज़ है, सतीश पूनिया और अलका गुजर बीजेपी से, नीरज डांगी फिर से कांग्रेस से हैं। रिक्त सीटें भाजपा का राजेंद्र गहलोत, रवनीत सिंह बिट्टू और कांग्रेस का नीरज डांगी ने की, नीरज डांगी ने वापस भर दी। इसका कार्यकाल 2032 तक होगा, चूँकि न्यूज़ में इसलिए याद रखना चाहिए। अब दोनों की 5-5 सीटें होगी, कांग्रेस और बीजेपी की। भारतीय जनता पार्टी के 5, एक तो मदन राठौर जिनको अवार्ड मिलता रहता है, घनश्याम दास तिवारी आपको पता है पहले शिक्षा मंत्री रहते हैं, चुन्नीलाल गरासिया जनजाति से सतीश पूनिया और अलका गुजर अभी आई हैं। कांग्रेस से एक तो सोनिया गांधी आपको जानते ही है, मुकुल वासनिक का रणदीप सुरजेवाला जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा रहता है, नीरज डांगी आपको पता ही है, प्रमोद तिवारी। अभी आबा आईडी के तहत यदि आप अस्पताल में जाते हो तो आज से वहाँ स्कैन का सिस्टम लगा रहता है कतार से बचने के लिए। वहाँ से आप स्कैन करो, उसमें आपको आधार नंबर डालो, आबा आईडी डालो, उसके बाद वहाँ पे आपका अपना ऑटोमेटिक नंबर डलता है। तो ये आबा आईडी का डिजिटल सिस्टम है जिसमें आपका हेल्थ रिकॉर्ड है, उसकी डिजिटल आईडी बनेगी, तो आपको बार बार उसको ले जाके दिखाने की ज़रूरत नहीं। गुम गई तो भी वो उसका हेल्थ रिकॉर्ड रहेगा, ताकि आपकी डॉक्टर है वो डिजिटल हिस्ट्री जान सके। तो एक बहुत बढ़िया इनोवेटिव प्रोडक्ट है, तो इसलिए ये न्यूज़ में रहता है कि राजस्थान इस मामले में दूसरे स्थान पे है।
क्यों दूसरे स्थान में आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन है, ये उसी तरीके का मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरी चीज़ें आजकल आप अस्पताल में जाओगे तो आपका पर्चा भी वहाँ स्कैन होता है। तो राजस्थान ने 7.19 करोड़ से अधिक आबादी बनाई है और राजस्थान इस मामले में दूसरे स्थान पे है। ये याद रखना आप, ये 14 अंकों की है, इसलिए मैंने यहाँ फोटो लगाई है। आबादी ऐसी होती है 14 अंकों की। तुक्केबाजी में ऐसा लगता है, यूपीएससी में एक बार आया था कि आधार नंबर के कितने डिजिट होते हैं, उसमें एबीसी कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ संख्या होती है, इसलिए मैंने आपको यहाँ फ़ोटो भी डाली है। ये मैंने आपको बता ही दिया, आप पुराना पर्चा देख सकते हैं, आपका रिकॉर्ड देख सकते हैं, हिस्ट्री देख सकते हैं, उससे संबंधित है। पीएम सूर्य घर, ये मुफ्त बिजली जो सरकार चाह रही है कि 300 यूनिट तक बिजली फ्री मिले, तो उसके तहत राजस्थान को कितने पुरस्कार मिले हैं? 6 पुरस्कार मिले हैं। एक बार जनरल देख लेना आप कि 4 श्रेणियों में 6 पुरस्कार मिले हैं और पुरस्कार दिए हैं केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय मंत्री प्रहलाद जोशी थे, अभी शिक्षा मंत्री का अतिरिक्त कार्यभार भी दिया गया है। ऊर्जा जो पुरस्कार लिया है ऊर्जा सचिव डिस्कॉम की चेयरमैन आरती डोगरा, जो एक समय अजमेर की कलेक्टर भी थी। तो ये जिला और वेंडर समान सर्वाधिक इंस्टॉलेशन वाले सिर्फ 10 जिलों में जयपुर को 7वां स्थान मिला है। उत्तर क्षेत्र में सर्वाधिक रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन के लिए मिलन सौर ऊर्जा केंद्र को द्वितीय पुरस्कार मिला है। और 90 से 1.5 करोड़ विद्युत उपभोक्ता वाला राज्य की श्रेणी में मई माह के दौरान आवेदन इंस्टॉलेशन निरीक्षण वेंडर परीक्षण के लिए राजस्थान द्वितीय पुरस्कार। ये मैं रीडिंग कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में एक जनरल इन्फॉर्मेशन जाए, तो एक बार आप आइडिया लगा सकते हो वहाँ। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो अपन रैपिडो से बुक करते हैं गाड़ी, उसकी बजाय एक सहकारी सिस्टम है जिसमें जो भी चालक हैं वो एक सहकारिता से अपने मिलेंगे और इस डिजिटल सिस्टम को होल्ड करेंगे, एक्सेस करेंगे, जिसमें कि यदि मान लो 100 रुपये का 5 जनों के बीच में मिलके यदि भाड़ा होता है तो वो 20-20 रुपये बटेंगे, इसमें जो कंपनी का मार्जिन है वो भी इसके हाथ में जाएगा। तो ऐसा सहकारी मॉडल जो भारत टैक्सी है उसकी शुरुआत जयपुर से की है 4 जून। भाई ये तारीख भी याद रखना आप, ये हो सकते बहुत इंपॉर्टेंट खबर है ये। तो भारत टैक्सी की शुरुआत, इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। सहकारी परिवहन सेवा है भारत टैक्सी, ट्रायल 4 जून 2026 से जयपुर से शुरू किया गया। जयपुर वासियों के लिए बाइक सब ऑटो कैब मिल सकते हैं। इसका जो मॉडल है उसके सहकार से समृद्धि नाम दिया गया है और जयपुर में अब तक 13,007 इससे जुड़ चुके हैं। जयपुर, दिल्ली, एनसीआर, गुजरात, चंडीगढ़, लखनऊ में सहकारी ये मॉडल नेटवर्क का हिस्सा बनाया जा रहा है। ये थोड़ा कम महत्वपूर्ण सम्मान है, फिर भी देख लेते हैं। जून 2026 में नई दिल्ली में आयोजित समारोह में पद्म भूषण और ग्रैमी पुरस्कार से विजेता पंडित विश्व मोहन भट्ट और उसके पुत्र सलील भट्ट को किस प्रकार सम्मानित किया गया है? अमृत रत्न सम्मान। एक बार देख लेते हैं। नई दिल्ली के ताज पैलेस में न्यूज़ 18 द्वारा आयोजित किया गया था। अमृत प्रसन्न इसे सम्मानित किया गया। ठीक है, अगला खबर है कि 19 जून 2026 को नई दिल्ली में आयोजित एथलेटिक फोरम 2026 में भाग लेने वाली सुरभि मिश्रा किस खेल की पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रह चुकी थी? स्क्वैश है ये, इसके हाथ में डंडा ऐसा ही है। तो ये दिल्ली के मेजर ध्यानचंद आयोजन में एथलीट फोरम हुआ था, उसमें ये केस सुरभि मिश्रा एक बार शामिल हुई थी। 14 जून 2026 को फ्रांस में आयोजित आयरनमैन फ्रांस प्रतियोगिता में 10 घंटे 6 मिनट 31 सेकंड पूरा करने वाले ट्रायथलीट राजेंद्र भास्कर, ये राजेंद्र भास्कर फिर से आ गया, वो दूसरा वाला दूसरा था, ये दूसरा है, लेकिन फिर भी आप याद रखना कि ये ऐसा ट्रायथलीट का मतलब 3 चीज़ें होती हैं जिसमें आपको तैराकी भी करनी पड़ती है, साइकिलिंग भी करनी पड़ती है, रनिंग भी करनी पड़ती है। तो ये जयपुर के हैं, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये मैंने फ़ोटो भी इसलिए, देखो ये तैराकी कर रहे हैं, इधर ये साइकिलिंग कर रहे हैं, इधर ये रनिंग कर रहे हैं। नाम है राजेंद्र भास्कर, भास्कर का जो अखबार आता है उसके नाम पे आप याद रख लेना। इन्होंने 226 किलोमीटर की आयरन ट्रायमैराथन को 10 घंटे 6 मिनट 31 सेकंड में किया है और ये फ्रांस में होने वाला आयरनमैन फिनिश का दर्जा प्राप्त किया है। जो रेस प्रारूप है उसमें 3.8 किलोमीटर की तैराकी, 180 किलोमीटर की साइकिलिंग और 42.2 किलोमीटर की मैराथन दौड़ी इन्होंने। यदि उनको बहुत ज़्यादा चुल मची होगी तो फिर वो ये सवाल पूछेंगे कि इन्होंने तैराकी कितनी की है, साइकिलिंग कितनी की है। तो साइकिलिंग तो मैक्सिमम हो सकती है, इसमें जोर कम आता है, फिर उससे कम जोर आता है, इसमें तैराकी में सबसे ज़्यादा जोर आता है, तो वो 3.8 ही है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि ये जून 2026 में इंडिया की महिला क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच को राजस्थान के व्यक्ति को नियुक्त किया गया, उसका नाम क्या है? ये फोटो देखो आप, ये पी कृष्ण कुमार हैं। पी कृष्ण कुमार के बारे में, ये जो जम्मू कश्मीर जो एक बार रणजी चैंपियन रह चुका है, उनके बॉलिंग कोच रह चुके हैं और अभी इंडिया भारत की महिला क्रिकेट की ए टीम का कोच इन्हें नियुक्त किया गया। राजस्थान के हैं, इसलिए आपको याद रखना चाहिए पी कृष्ण कुमार। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें लॉजिक नहीं होता है। यदि आपको पहले से क्रिकेट की हिस्ट्री का आइडिया हो तो फिर आप कह सकते हैं कि अच्छा यही व्यक्ति इंपॉर्टेंट था तो इसी को नियुक्त करना था, लेकिन वो सब मोहमाया हैं। एक ही व्यक्ति यदि कोई है तो इसने हिस्ट्री आइडिया नहीं होती है, ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसमें कोई और चांस नहीं है। अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में एक और बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान की परीक्षाओं में साइंस एंड टेक्नोलॉजी सवाल वही ज़्यादा आ रहे हैं जो करंट में रहते हैं। research.com नाम की संस्था है, उन्होंने
जारी 2026 की रैंकिंग में विश्व के शीर्ष भूवैज्ञानिक होते हैं जो ज़मीन में खनिजों से संबंधित काम करते हैं। शामिल होने वाले प्रोफेसर मनोज के पंडित राजस्थान के किस संस्थान से संबंधित है? ये महाराजा कॉलेज जयपुर से हैं। एक बार देख लेते हैं। research.com ने 2026 में राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर महाराजा कॉलेज के को विश्व के शीर्ष वैज्ञानिकों में शामिल किया है। इस प्रतिष्ठित सूची में उन्हें वैश्विक स्तर पर 6,793वां स्थान मिला है और भारत में चयनित सूची में 61 भूवैज्ञानिक में से 38वां स्थान मिला है। वो एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो वैज्ञानिक के रूप में इस सूची में नाम मात्र प्राप्त कर चुके हैं। अगला सवाल है कि ये जून 2026 में भारत भाग्य विधाता, ये फिल्मों के और राजनीति एक बार कनेक्ट हो रही है तो इनको जोड़ मस्ती हैं कि ये 26/11 का जो हमला हुआ था उसमें इस अभिनेत्री ने नर्स और डॉक्टर की भूमिका निभाई थी, तो वो थोड़ी प्रोपेगेंडा टाइप की फिल्म है, तो कौन निभाएगी? तो बीजेपी की सांसद कंगना रनौत। और उसमें क्या है, कुछ भी नया नहीं 26/11 में। अभी एक और थोड़ा फैक्ट है कि आयरलैंड की टीम से एक इंडिया का खिलाड़ी खेला राजस्थान का, तो उस राजस्थान के खिलाड़ी ने पहली गेंद पे 29 वर्षीय ये जे मुंडड़ा नाम का राजस्थान का प्लेयर है, वो पहली गेंद पे संजू सैमसन को आउट कर दिया। तो वो कहाँ का है? टोंक का है। खलील अहमद भी भारत का इंटरनेशनल प्लेयर खेल चुका है। खलील अहमद टोंकर, और टोंक अच्छे क्रिकेट के खिलाड़ी प्रोड्यूस कर रहा है। जे मुंजड़ा का नाम है, आप याद रखना। इन्होंने पहली गेंद पे संजू सैमसन को आउट कर दिया था। इन्होंने 4 ओवर में 25 रन देकर 2 विकेट लिए। ये आयरलैंड का है, इसलिए थोड़ा आने की संभावना तो कम ही लग रही है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेना। जून 2026 में बूंदी में आयोजित समारोह समाजसेवी ओम प्रकाश मोदी के सम्मान से सम्मानित किए गए। दोनों हैं, थोड़ी कम इन्फॉर्मेशन काम की हैं, एक बार देख लेता है। बूंदी में आयोजित एक विशेष समारोह में समाजसेवी ओम प्रकाश मोदी को समाज सेवा, मानव कल्याण के विशेष योगदान के प्रतिष्ठित डॉक्टर AKS डॉक्टर अशोक गुप्ता और सेवा रत्न से सम्मानित किया गया है। इससे भी सम्मानित किया गया है। काठमांडू में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आयुष कॉन्क्लेव 4.0 के तहत आयुष में योगदान के लिए आयुष लीजेंडरी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो स्वरूपानंद सरकार को। 12 से 14 जून को नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आयुष कॉन्क्लेव में नेपाल संस्करण में जयपुर के होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर स्वरूपानंद सरकार को आयुष के उल्लेखनीय योगदान के लिए आयुष लीजेंडरी सम्मान से सम्मानित किया गया। इस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्क्लेव का आयोजन नेपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और भारत के काउंसिल ऑफ इंटीग्रेटेड वेद इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर द्वारा संयुक्त तत्वाधान में किया गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि ये थैलेसीमिया से पीड़ित है, उसके बावजूद भी 25 मई 2026 को माउंट एवरेस्ट किसने फतेह कर दी? दुनिया की पहली ऐसी महिला नीलिमा अरोड़ा बन गई है, तो वो जयपुर की है भाई। अमेरिका में काम करती है। थैलेसीमिया आपको पता है कि जिसके ब्लड का सही बनता नहीं है, उसकी हीमोग्लोबिन की कमी रहती है, यह आनुवंशिक से बीमारी से पीड़ित है। इसके बावजूद भी ये नीलिमा अरोड़ा का नाम याद रखना आप, जयपुर की। ये पहले भी कई अमेरिका में काम करती है, कैलिफोर्निया में कई चोटियाँ फतेह कर चुकी है, जैसे यूरोप और अमेरिका की फ्रांस का माउंट ब्लैक, वहाँ की बहुत ऊंची चोटी है। मैन हार्ट होती है। इक्वाडोर का कोटोपेक्सी है, जहाँ पे सुषुप्त ज्वालामुखी है। अर्जेंटीना का एकांकुआ, जो कि दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। और नेपाल की है अमाडबलम, और अभी माउंट एवरेस्ट जो सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है, जो कि नेपाल और चाइना के बॉर्डर पे है, और जिसको स्थानीय भाषा में सागरमाथा कहा जाता है। जून 2026 में जर्मनी के अभी स्वेल में आयोजित ISF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में पिंक सिटी के पूर्वी प्रताप कछवा ने किस स्पर्धा में जो सबसे लंबी लाइन आती है उसी को जवाब लगाना है। 16 जून को 2016 जर्मनी में ISF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 पिंक सिटी के युवा निशानेबाज पूर्वी प्रताप कछवा ने स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीता है। ये पदक महिलाओं की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल स्पर्धा में इन्होंने जीता है, रिकॉर्ड बनाया है। लास्ट सवाल देखते हैं। जून 2026 में देहरादून में आयोजित न्यू थिंक फोरम्स इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड अवार्ड 2000 जयपुर के किस विशिष्ट अधिवक्ता को डायमंड ऑफ द एशिया इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो मीनू बेरीवाल। आज के खबर में इतना ही था। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।